नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज हम जो ये अमेरिका की संविधान की सीरीज लेकर के हम चल रहे हैं, इसमें हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ लिया है, जिसे कि अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस के दोनों सदन जो कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों के बारे में हमने स्टडी कर ली है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शक्तियाँ, उनके कार्य और व्यवस्थापिका और राष्ट्रपति के बीच में क्या संबंध है, कैसे ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है या नहीं है, इन सब बातों के बारे में हम आज जानेंगे। अमेरिकी संविधान काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम के लिए इससे बहुत से क्वेश्चन बनकर आते हैं, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट पर आपका जो है पकड़ होनी चाहिए। देखते हैं कि अमेरिका का संविधान, हमने वैसे इन सब चीज़ों को ले लिया, लेकिन हल्का सा रिवीजन लेते हैं। अमेरिका के संविधान में क्या होता है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, 3 अंग ये जो दिए गए हैं। अमेरिका के संविधान में क्या है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है, इसको भी अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की शक्तियाँ पृथक पृथक है, यानी कि ये सभी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर ये निर्भर नहीं है सैद्धांतिक रूप में। अमेरिका में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है और व्यवस्थापिका के अंतर्गत उच्च सदन सीनेट एवं निम्न सदन प्रतिनिधि सभा आते हैं। तो व्यवस्थापिका को अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है और न्यायपालिका के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका आती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ एक और सिद्धांत अमेरिका के संविधान में कार्य करता है। वो यह है कि यहाँ नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत काम करता है, अपनाया गया है। जैसे कि जिसे आप थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, जो यह मानता है कि शासन के तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करेंगे। यानी कि एक तरफ तो अमेरिका शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाता है, दूसरी तरफ ये चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को भी मानता है। ये कार्य जो है दिखता है अमेरिका के संविधान में, ऐसा सिद्धांत जो है दिख रहा है कि वो चेक एंड बैलेंस को भी लेकर के चल रहा है। और ये सिद्धांत ये मानता है कि तीनों जो शासन के तीनों अंग हैं, जो कि है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका, ये एक दूसरे को नियंत्रित करते रहेंगे, यानी कि किसी को निरंकुश नहीं होने देंगे। चेक एंड बैलेंस की नीति को अपनाएंगे, जिससे कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे, सीमा का उल्लंघन न करे। जो तीनों अंगों द्वारा एक दूसरे पर नियंत्रण रखा जाता है इस सिद्धांत के द्वारा, इसी को नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। जो ये संतुलन रखा, नियंत्रण किया जाता है, इसी को नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति और अमेरिका में राष्ट्रपति और जो कांग्रेस के मध्य संबंध कैसे हैं, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति क्या है, राष्ट्रपति में निहित है, तो आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य क्या संबंध है। कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका मतलब कांग्रेस। तो ये इसके बीच में कैसे संबंध है ये देखेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच हमें जो है घनिष्ठ संबंध नहीं दिखाई देते हैं। जैसा कि घनिष्ठ संबंध हमें संसदीय जो शासन प्रणाली होती है इनमें दिखाई पड़ता है, इसमें देखने को मिलता है, वैसा घनिष्ठ संबंध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सैद्धांतिक रूप से ये तीनों अंग एक दूसरे से पृथक हैं, परंतु व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो इनके मध्य क्या है, परस्पर संबंध है। इनके मध्य परस्पर संबंध देखने को मिलता है। तो आइए अब
इस जो ये विरोधाभास है, इसको समझते हैं कि एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि इनके बीच कोई ये पृथक पृथक है, दूसरी तरफ कह रही हूँ नहीं इनके बीच संबंध है, ये परस्पर जो है एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस विरोधाभास को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस को कैसे प्रभावित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालक है और कानून बनाने का कार्य कांग्रेस द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति को अपने शासन का संचालन करने के लिए आवश्यक कानून का निर्माण करवाना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को समय समय पर संदेश भेजे जाते हैं और कांग्रेस पर संदेश का पर्याप्त जो है प्रभाव रहता है। यानी कि जब वो कांग्रेस किसी कानून को निर्मित कर रही होती है तो उस पर पर्याप्त प्रभाव रहता है, किसका? राष्ट्रपति के संदेश का। वो उसके संदेश को ध्यान में रख कर के कानून का निर्माण करती है। कांग्रेस जो है संदेशों को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण करती है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है उसके संदेश में देश की जो आवश्यकता है वो निहित होती है। आगे देखेंगे कि जो दूसरी बात है, अगर हम देखें तो कांग्रेस को पता होता है इसमें कि कानून बनने के बाद अनुमति के लिए बिल जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जो है इसमें जो है जेबी वीटो का या विलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो ये बात भी जो है कांग्रेस ध्यान में रखती है। तो कानून बनाते समय राष्ट्रपति की इच्छाओं का या जो जैसा कानून वो चाहता है देश के लिए, वैसे उस बात को ध्यान में रखा जाता है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर कार्यपालिका को आदेश जारी किए जाते हैं। एक ये भी तरीका है कि जो है राष्ट्रपति कैसे कांग्रेस को प्रभावित करता है। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर कार्यपालिका आदेश जारी किए जाते हैं। ये कार्यपालिका आदेश प्रशासन का संचालन करने के लिए जारी किए जाते हैं और ये कार्यपालिका आदेशों की स्थित विधायिका द्वारा बनाए जो है कानून के समान होती है। हाँ, उसमें जो है बाद में जो है सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय के लिए जो जिस समय सत्र में नहीं होता है, इनका सत्र नहीं चल रहा होता, उस समय के लिए ये उसी स्थिति पर होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ अनौपचारिक साधन का भी वो इस्तेमाल कर लेता है राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति। जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा हजारों नियुक्तियां की जाती हैं। इन नियुक्तियों को करते समय कांग्रेस के सदस्यों को उपकृत करता है और बदले में राष्ट्रपति अपने मनवांछित कानून का निर्माण कांग्रेस से करवा लेता है। और साथ में क्या होता है कि अगर जिस दल से राष्ट्रपति है उसी दल का बहुमत कांग्रेस में है तो इसका वैसे भी वहाँ पर काफ़ी बोलबाला रहता है। जो ये जैसा चाहता है वैसा जो है कानून ये बनवा लेता है। प्लस कुछ और भी इसके जो अपना बाहरी जो होते हैं बड़े बड़े लोगों से, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनसे इसकी अपनी एक पर्सनल जान पहचान होती, तो वहाँ से भी ये अपनी बातें मनवा लेता है बाहरी तरीके से। तो ये सारे अनौपचारिक तरीके हैं, इनसे भी राष्ट्रपति अपना जो है काम करवाता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत होने के बावजूद यहाँ राष्ट्रपति कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है, जो जहाँ पर औपचारिक तरीके भी हैं और अनौपचारिक तरीके भी हैं। और जैसे कि जैसे दल का जिस दल से राष्ट्रपति है उसी दल से अगर कांग्रेस में उसी दल का बहुमत है तो ये अपने पक्ष में कानूनों का निर्माण कराने में समर्थ होता है और कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है। और भी ऐसे कई सारे तरीके हैं जो कि अनौपचारिक में आते हैं। चलिए अगले देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि कांग्रेस कैसे प्रभावित करती है किसको? राष्ट्रपति को। अभी तक तो राष्ट्रपति जो है कांग्रेस को प्रभावित कर रहा था कि ये जो तरीके हमने डिस्कस किए, इन तरीकों के द्वारा जो है राष्ट्रपति कांग्रेस को प्रभावित कर रहा था। अभी हम देखेंगे कि कांग्रेस किन किन तरीकों से राष्ट्रपति को प्रभावित करती है। तो
शक्ति पृथक्करण होते हुए दोनों में म्यूचुअल डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन, जिसे सीनेट कहते हैं, सीनेट को यह अधिकार प्राप्त है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां सीनेट की सहमति के बिना वैध नहीं मानी जाएंगी। दूसरे, जब राष्ट्रपति द्वारा किए गए विदेशी संधि समझौते किए जाते हैं, तो ये संधि समझौते 2/3 बहुमत से सीनेट से पास होने आवश्यक होते हैं। यानी कि जो विदेशी संधि समझौते होते हैं, तो ये 2/3 बहुमत से सीनेट से पास होने आवश्यक होते हैं, तभी ये मान्य होते हैं। एक और तरीका होता है राष्ट्रपति पर नियंत्रण बनाने का। ये होता है कि अमेरिका में बजट राष्ट्रपति के निर्देशन पर बजट ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाता है और कांग्रेस के पास भेज दिया जाता है। अब कांग्रेस इस बजट में काट छांट कर सकती है और राष्ट्रपति की नीतियों को प्रभावित कर सकती है। यानी कि जो राष्ट्रपति की नीतियां हैं, जिन नीतियों को पूरा करने के लिए उसको जिस बजट की आवश्यकता होती है, अगर वो उसको पूरा बजट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर बजट नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी नीतियां प्रभावित होंगी। तो कांग्रेस इस स्थिति में होती है कि राष्ट्रपति की नीतियों को प्रभावित कर सके बजट में काट छांट करके। कांग्रेस के पास एक और महत्वपूर्ण साधन है, वो है महाभियोग, जिसे हम इम्पीचमेंट भी कहते हैं। इम्पीचमेंट जो है इसके द्वारा भी जो है ये कांग्रेस राष्ट्रपति के ऊपर अपना नियंत्रण बनाती है, यानी कि राष्ट्रपति को प्रभावित करती है। यदि राष्ट्रपति द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जाने, संविधान का उल्लंघन किया जाए, तो महाभियोग के माध्यम से कांग्रेस राष्ट्रपति को हटा सकती है, उसको प्रभावित कर सकती है, राष्ट्रपति को निरंकुश बनने से रोकती है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत होने के बावजूद आप यहाँ पर परस्पर निर्भरता देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति और कांग्रेस में कौन जो है कौन अच्छी स्थिति में है। ये सब जो है काफ़ी हद तक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। यदि राष्ट्रपति जिस दल का है उसी दल का बहुमत है, तो राष्ट्रपति की स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। और द्विदलीय व्यवस्था में कौन कौन सी पार्टी जो मेन पार्टी है, तो एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। तो ये दो पार्टियां वहाँ पर काम करती हैं। तो ये देखना होता है कि अगर राष्ट्रपति जिस दल का जो है राष्ट्रपति है, अगर उसी दल का बहुमत कांग्रेस में भी है, तो राष्ट्रपति की स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है इन परिस्थितियों में। दूसरा, राष्ट्रपति का अपना खुद का व्यक्तित्व कैसा है, काफ़ी कुछ इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब कांग्रेस में उसकी जो है बहुमत नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि कई बार गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर राष्ट्रपति दूसरे दल का है और कांग्रेस में बहुमत किसी और दल का है, तो वहाँ बड़ी जो है भयानक स्थिति हो जाती है, यानी कि एक गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस गतिरोध की स्थिति में वो राष्ट्रपति करता क्या है कि वह जनता से अपील करता है और जनमत तैयार करता है कि कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए बजट को पास किया जाए, या जो राष्ट्रपति विधेयक चाह रहा है ऐसे कानून का पारित किया जाए, उनको विधेयक को पारित किया जाए। तो वो जनमत के थ्रू कांग्रेस पर जो है अपना क्या दबाव बना सकता है, कांग्रेस के जो कानून निर्माण जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित कर सकता है। तो ये एक पॉइंट ये भी होता है कि उसका राष्ट्रपति का व्यक्तित्व कैसा है। अगर व्यक्तित्व उसका है इतना प्रभावशाली है कि जनता उसकी हर बात को सुन रही है और मतलब उसको एक प्रकार से फॉलो कर रही है, अपना मतलब आदर्श मान रही है, तो जाहिर सी बात है गतिरोध होने के बाद भी वो जो है जनता के द्वारा एक जनमत तैयार करके अपनी बातों को मनवा लेता है। तीसरा, उस समय की परिस्थितियां कैसी हैं, ये भी डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति की स्थिति स्ट्रॉन्ग है या कैसी है, तो परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है। यदि संकटकालीन स्थिति है, तो संकटकालीन स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं अप्रत्याशित रूप से
बिल्कुल देखने को मिलती हैं, बढ़ी हुई देखने को मिलती हैं। और कांग्रेस भी ऐसी संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति की सभी नीतियों में उसका पूरा साथ देती है और उसके मन मुताबिक ज़रूरत के अनुसार कानून बनाती है, यानी कि कोई वहाँ पर गतिरोध नहीं करती है। संकटकालीन स्थिति में भले ही वहाँ पर दूसरे दल का नेतृत्व मतलब बहुमत हो या राष्ट्रपति के दल का ही जो है, जिस दल से राष्ट्रपति है उसी दल का बहुमत हो, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। यदि संकटकालीन स्थिति है तो कांग्रेस पूरा सहयोग करती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों जो है महत्वपूर्ण स्थिति में हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने की स्थिति में वहाँ पर हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अपनाने के बाद भी यहाँ तीनों अंगों के मध्य संबंध देखने को मिलता है। हालांकि संसदीय प्रणाली जैसे घनिष्ठ संबंध यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी परस्पर संबंध तीनों अंगों के मध्य रहता है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उसकी हम शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है इनकी शक्तियों को 8 भागों में हमने जो है डिवाइड कर लिया है। अब इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कार्यपालिका शक्तियाँ। जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं इनको देखेंगे। कांग्रेस जो है कि बनाई गई विधियों का क्रियान्वयन करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये इसके कार्यपालिका शक्तियों में आता है कि जो कांग्रेस द्वारा विधियाँ बनाई जाएंगी उनको ये क्रियान्वयन करेगा। दूसरा क्या होता है कि प्रशासनिक कार्य होते हैं, यानी कि प्रशासन चलाना, देश का प्रशासन चलाना ये जो है राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण काम है। और इसके लिए मंत्रिमंडल का निर्माण ये करता है, विभागों का गठन करता है और इनके माध्यम से संपूर्ण देश का जो है शासन चलाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत अगर आता है देखें तो देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये सभी अभी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत की हम बात कर रहे हैं, जो कि इसके कार्यपालिका शक्तियों में निहित हैं, उसी के अंतर्गत आती हैं। चौथा, अगर हम चौथी बात करें तो नियुक्तियां करना, कैबिनेट और जो कैबिनेट के सदस्य हैं, राजदूत हैं, न्यायाधीश हैं, इन सब की नियुक्त करना। इन सब में सीनेट की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन राष्ट्रपति इन सभी की नियुक्तियां जो है करता है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। ये भी एक राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण कार्य है। और आगे क्या होता है, अगर 5वीं बात देखें तो सेना का प्रमुख होता है और प्रमुख होने के रूप में जो है ये कार्य करता है। युद्ध की घोषणा तो में पुष्टि की जरूरत किसकी होती? कांग्रेस की होती, यानी सीनेट और जो है प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर के युद्ध की घोषणा की पुष्टि करती हैं। लेकिन उसके अलावा जो है ये सेना का जो है प्रयोग करता है पूरी तरह से। उसको कैसे कहाँ भेजना है, कैसे क्या करना है, ये सेना का प्रमुख होने के नाते इस शक्ति को ये जो है पूरी तरह से इस पर इसका जो है अधिकार होता है। सेना को किस तरह से मतलब यूज करना है, कहाँ पर भेजना है, इन सब चीज़ों में इसका पूरा प्रभुत्व होता है। अगली शक्ति हम देखेंगे विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ। ये दूसरी शक्ति है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या है, विशेष संदेश भेजकर कानून निर्माण की सिफारिश कर सकता है। और क्या करता है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है ये विशेष संदेश भेजकर कानून निर्माण की सिफारिश कर सकता है। और कांग्रेस जो है जो अमेरिकी कांग्रेस होती है इसको तवज्जो देती है। और अगला इसके अलावा क्या करता है कि जो कांग्रेस की विशेष अधिवेशन बुला सकता है। सामान्य दिनों में ये पावर इसके पास नहीं होती है, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा ये कर सकता है। अगला इसके अलावा क्या होता है कि अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसको आप जो है कार्यपालिका आदेश भी कहते हैं। बाद में सीनेट की सहमति आवश्यक होती है, पर ये मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है और ये अध्यादेश विधि की तरह ही काम करते हैं। बाद में इसमें सीनेट की अनुमति मिल जाती है, जो सीनेट की सहमति आवश्यक होती है। अगला क्या होता है कि इसके अलावा राष्ट्रपति वीटो इस्तेमाल कर सकता है। और राज्य के जो राष्ट्रपति है इसके पास 2 प्रकार के वीटो होते हैं। एक विलंबनकारी वीटो होता है, दूसरा पॉकेट वीटो होता है।
विलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति एक बिल को वापस कांग्रेस में भेज सकती है, यानी कि जो बिल होता है उसे एक बार वापस फिर से कांग्रेस में भेज सकती है, लेकिन दूसरी बार अगर वही बिल कांग्रेस द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में सिग्नेचर करने होते हैं। पॉकेट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रख लेता है और यदि 10 दिन में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो विधेयक भी समाप्त हो जाता है। तो ये हो गई इनकी जो विधि निर्माण संबंधी जो शक्तियां हैं, इसके अंतर्गत जो भी बातें आती हैं तो ये उससे रिलेटेड हो गई हैं। अब हम देखेंगे तीसरी शक्ति जो कि वित्तीय शक्तियां हैं। जो वित्तीय शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, बजट राष्ट्रपति के निर्देशन पे तैयार किया जाता है। और तैयार कौन करता है, बजट ब्यूरो जो है वो तैयार करता है। और कांग्रेस में, और उसके बाद क्या होता है कि ये जब बजट ब्यूरो द्वारा तैयार कर दिया जाता है तो इसे कांग्रेस में भेज दिया जाता है और कांग्रेस को इसे पारित करना होता है। अगला क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है कि राष्ट्रपति आपातकाल में स्वविवेक से खर्च कर सकता है। हालांकि बाद में सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है, लेकिन हाँ, ज़रूरत के समय आपातकाल में वो अपना स्वविवेक स्वविवेक को इस्तेमाल करके वो खर्च कर सकता है। ये हो गया। अब हम देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। इनकी जो है चौथी शक्ति देख लेते हैं जो कि न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यायिक शक्तियों में ये न्यायाधीशों की, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और ये क्या करता है कि महाभियोग के अलावा, यानी कि जो जिन पे महाभियोग का जो है अपराध में दंडित किए गए हैं, उनको छोड़ करके इस जो भी हैं अन्य अपराधों में दंडित किए गए व्यक्तियों की सज़ा को ये कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है। यानी कि ये जो है सज़ा के जो सज़ा होती हैं व्यक्तियों की, तो उनको ये माफ़ कर सकता है, स्थगित कर सकता है और कम भी कर सकता है, बशर्ते कि वो महाभियोग के अलावा हो, यानी कि महाभियोग के द्वारा दंडित किए गए ना हो। अगला हम देखेंगे विदेश संबंधों का संचालन। जो पांचवी शक्ति है, विदेश संबंधों के संचालन से संबंधित ये भी शक्तियाँ हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति विदेश संबंधों के संचालन में राजदूतों की नियुक्त करता है और इसमें सीनेट की स्वीकृति होती है और सीनेट भी अपनी स्वीकृति देती है, तब ये नियुक्तियां जो हैं वैध मानी जाती हैं, मान्य होती हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति को विशेष अभिकर्ता नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है और जो है एम्बेसी में विशेष अभिकर्ता की नियुक्त कर सकता है ये। और उस समय सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि वहाँ पर ये फ्री होता है, स्वतंत्र होता है कि जो विशेष अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र होता है, वहाँ पर सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। विदेश नीति के निर्माण में इसका जो है बहुत योगदान होता है, क्योंकि जो भी विदेश की नीतियाँ होती हैं उनका निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। विदेशी देशों को मान्यता जैसे देने का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। संधि एवं प्रशासकीय समझौते जो होते हैं ये भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। जब संधि जो होती हैं, विदेशों से संधियां होती हैं, उसमें सीनेट की जो है सहमति आवश्यक होती है, लेकिन जो प्रशासकीय समझौते होते हैं इसमें सीनेट की आवश्यकता सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विदेशों में अगला इसके अलावा क्या है कि विदेशों में अमेरिकन नागरिकों के हितों की रक्षा का जो है जिम्मेदारी इसे जो है अमेरिकन राष्ट्रपति पर ही होती है। यदि अमेरिकन नागरिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो अपील करेंगे राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति जो है आवश्यक कदम उठाएगा उनके जो है उनकी रक्षा के लिए या उनके हित में। अगला क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें भाग लेता है अमेरिकी राष्ट्रपति, और जो सद्भावनात्मक यात्राएं भी करता है, यानी कि जो एक दूसरे से देश के संबंध अच्छे करने के लिए जो सद्भावनात्मक यात्राएं होती हैं वो भी ये राष्ट्रपति द्वारा ही संपूर्ण की जाती हैं। तो ये सभी शक्तियाँ विदेश संबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रयोग करता है।
अगला हम देखेंगे दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। तो जो ये दल के नेता के रूप में ये जो दल की नीतियाँ होती उनका निर्धारण करता है। बैंकों और जो बैठकें होती हैं, दलीय बैठकें होती हैं, उसमें भी भाग लेता है। दल की राष्ट्रीय समिति का चेयरमैन और अन्य महत्वपूर्ण पदों की जो नियुक्तियाँ होता है ये राष्ट्रपति ही करता है। दल से संबंधित कार्य भी इसको बहुत सारे काफ़ी कुछ कार्य होते हैं जो दल से संबंधित होते हैं, तो वो भी इसको करने होते हैं। अगला है राष्ट्रीय नेता। राष्ट्रीय नेता के रूप में, यहाँ रूप होगा, मिसप्रिंट है, रूप में शक्तियों को हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय नेता के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं। तो ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्र का नेता होने के नाते जो है अपने राष्ट्र का प्रवक्ता भी होता है। इस नाते जनता को कोई भी संदेश दे सकता है, कोई भी अपील कर सकता है, राष्ट्र के नाम संबोधन दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है राष्ट्रीय नेता होने के नाते ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम संकटकालीन शक्तियों को देखेंगे। संविधान में संकटकालीन शक्तियों के जो संकटकालीन परिस्थितियां हैं इनके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियों में अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कदम सीनेट की सहमति के बिना उठा सकता है, हालांकि बाद में सीनेट उसे सहमति दे देती है। तो ये संकटकालीन शक्तियाँ हो जाती हैं। एक और पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उसे राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है और शासनाध्यक्ष भी कहा जाता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जो शक्तियाँ सिद्धांत में दी गई हैं तो वो क्या है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष को दी गई हैं, उसी के नाम से जो है सारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये राष्ट्राध्यक्ष के नाम पे होती हैं। ये शक्तियाँ सैद्धांतिक रूप से जो है राष्ट्रपति को दी गई हैं और उसी के नाम पे ये सारी शक्तियाँ यूज होती हैं। तो ये एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं और यही शक्तियाँ जो कि उसको एक राष्ट्राध्यक्ष को ये सारी शक्तियाँ दी गई हैं और यही शक्तियाँ जब वो व्यवहार में उनका प्रयोग करता है तो ये क्या हो जाता है, शासनाध्यक्ष भी कहलाता है। यानी कि उन शक्तियों को वो व्यवहारिक रूप से शासन को चलाने के लिए यूज करता है तो शासनाध्यक्ष हो जाता है। तो यही होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष भी बोलते हैं और शासनाध्यक्ष भी बोलते हैं। अगला है कि अगर हम निष्कर्ष पर पहुँचे तो ये बात यहाँ से जो है निकल के आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हो रही है, दिनों दिन जो है इसकी शक्ति में वृद्धि हो रही है। और कारण क्या है इसका कि संविधान ने उसे पहले से ही जो है काफ़ी जो है ज़्यादा शक्तियाँ दे रखी हैं। और दूसरा क्या होता है कि संकटकालीन परिस्थितियों में इसकी जो है शक्तियाँ होती हैं वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती हैं। तीसरा क्या होता है कि दलीय प्रथा से संबंधित जो शक्तियाँ भी मतलब संबंधित जो व्यवस्था है उसके कारण भी इसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे कि अगर जिस दल का जो है राष्ट्रपति है उसी दल से यदि कांग्रेस में बहुमत है तो इसकी शक्तियाँ बिल्कुल अप्रत्याशित हो जाती हैं। ये पूरी तरह से जो है कांग्रेस को प्रभावित करने की स्थिति में होता है, उससे मतलब अपने पक्ष में कानून बनवाने की स्थिति में होता है। इसके अलावा चुनाव कहने को तो जो ये चुनाव होते हैं ये भी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं, उसकी शक्तियों में वृद्धि करते हैं। क्योंकि चुनाव कहने को तो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, लेकिन जनता को पता होता है कि उसका वोट किसको जाने वाला हो, किस उम्मीदवार को जो कि राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं किस उम्मीदवार को जाने वाला है। क्योंकि निर्वाचक मंडल जो निर्वाचित होता है जनता के द्वारा तो उसके सामने लिखा होता है कि जो है ये जो है सदस्य, निर्वाचक मंडल का ये सदस्य इस राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं, तो इस उम्मीदवार को जो है आगे वोट देगा। यहाँ से निर्वाचित होने के बाद जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं तो उन उम्मीदवारों में से इस उम्मीदवार को
किस पर्टिकुलर उम्मीदवार को ये देगा। तो ये सारी बातें होती हैं। हालांकि जब निर्वाचक मंडल जो है नियुक्त कर लिया जाता है तो कभी कभी डिफेक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम होता है कि कोई अगर निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य अपने सामने किसी राष्ट्रपति का नाम लिखा है कि ठीक है मैं आगे यहाँ से निर्वाचित होकर के इस राष्ट्रपति को अपना जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए बंदा खड़ा है, जो भी सदस्य खड़ा है, इसको मैं वोट दूंगा। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर पहुँच के वो किसी और को वोट कर दे, तो वो चीज़ें बहुत कम होती हैं। लेकिन बेसिकली जो है जनता को पता होता है कि हमारा वोट जो है कहाँ जाएगा, हम किस सदस्य को चुन रहे हैं और ये सदस्य आगे जो है किस सदस्य को वोट देगा। तो इनडायरेक्टली जनता को पता होता है। और तो ये भी एक जो है राष्ट्रपति के लिए जनता से कनेक्ट होने का ये भी एक तरीका है और वहाँ से भी इसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। और इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया, जब भी कोई जो है केस कोर्ट में गया तो न्यायालय ने क्या होता है कि राष्ट्रपति के पक्ष में ही फैसला किया है। ज़्यादातर फैसले राष्ट्रपति के पक्ष में आते हैं। ये जो न्यायिक प्रक्रिया है तो ये भी राष्ट्रपति की स्थिति को काफ़ी हद तक मजबूत करती है, राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि करती है। और इसके अलावा क्या होता है, कल्याणकारी राज्य जो है आजकल जिससे यूज की मतलब ज़्यादातर ये लोकतांत्रिक देश जिसको प्रोसेस में ले रहे हैं, तो ये भी जो है राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि करने का एक कारण है। क्योंकि इस कल्याणकारी राज्य में जो है काम बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के लिए जो है बेसिक ज़रूरतें पूरी करवाने के लिए राज्य काफ़ी जो है क्या प्रयत्नशील रहता है। तो उसमें उसके कार्य बढ़ जाते हैं और जब कार्य बढ़ गए तो ऑटोमेटिक जो है शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो यहाँ इस कारण भी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ी हैं। और इसके अलावा क्या है, संचार के साधन। भाई जो आजकल संचार के साधन इतना बढ़ गए हैं कि डायरेक्टली जो है राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जनता से बात कर सकता है, यानी कि उनको संबोधित कर सकता है और जनता उनको सुन सकती है और अपना रिस्पांस दे सकती है। इसके अलावा जो अमेरिकी राष्ट्रपति का व्यक्तित्व है तो ये भी काफ़ी इनकी शक्तियों में वृद्धि करने में एक कारण रहा है। क्योंकि जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं ये इसमें तो जैसे रूजवेल्ट हो गए और मतलब शुरुआत के जब अमेरिका बना है तो 2-4 जो है ये राष्ट्रपति ऐसे हुए कि इनका व्यक्तित्व जो है चमत्कारी था, मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था। तो इनका व्यक्तित्व भी जो है काफ़ी इनकी शक्तियों को बढ़ाने में मददगार है। क्योंकि जो भी राष्ट्रपति नियुक्त होता है वो अपने कार्य को बड़ी जिम्मेदारी से, रुचि से और बड़े अच्छे से जो है निभाता है। जितने भी राष्ट्रपति हैं इन सभी ने जो है अच्छे से निभाया है। तो उन्होंने जो है इस पद की गरिमा को और इस पद की शक्तियों को बढ़ाने में मदद की है, जो उनका व्यक्तित्व रहा है अभी तक के राष्ट्रपतियों का, जिसमें कि कुछ तो बहुत ही अच्छे थे। तो ये भी एक जो है कारण माना जा सकता है। इसके अलावा क्या हुआ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभरा, तो फिर क्या हुआ कि इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मेंटेन करने के लिए जो है इसने जो है अपने आप को दुनिया में थोड़ा सा अपने सुपर पावर को या अपना जो है सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए दुनिया के जो संबंधों में इसने हस्तक्षेप करना शुरू किया और जनता ने इसका भरपूर सहयोग दिया। तो यहाँ से भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ने में सहयोग मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ पॉइंट हैं जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाने में काफ़ी मददगार हुई हैं। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं काफ़ी बढ़ी हैं। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति पर प्रतिबंध की। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जो है शक्तियाँ इतनी बढ़ गई हैं तो वो निरंकुश हो गया है, तानाशाह नहीं है, वो निरंकुश नहीं हो सकता है। उस पर जो है सीनेट का प्रभाव, मतलब सीनेट का दबाव होता है। सीनेट उसको कई तरह से प्रभावित कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। और जो न्यायिक जो पुनरावलोकन है, इसके माध्यम से भी न्यायपालिका राष्ट्रपति पर जो है प्रतिबंध लगा सकती है, उसके किसी कार्य को अवैध घोषित कर सकती है। और क्या होता है, इसके अलावा दलीय प्रतिबंध होते हैं। अगर कोई जो है राष्ट्रपति के पद पर रहकर उल्टे सीधे काम कर रहा है
तो क्या है, दल भी उसका जो अपना खुद का दल होता है, जिस दल से वो सदस्य होता है, तो वो भी उसको जो है मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ऐसे काम करके दल की छवि को खराब ना करें। विरोधी, उसके अलावा क्या होता है, विरोधी दल होते हैं। तो ये विरोधी दल क्या करते हैं कि विरोधी दल भी वही काम करते हैं कि अगर जो मतलब कुछ राष्ट्रपति ने कार्य किया और उसमें कुछ कमियां हैं तो उनकी कमियां और खामियों को निकाल करके उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उसके अलावा क्या है, संविधान भी नियंत्रण करता है। संविधान में भी कुछ ऐसे जो है वहाँ पर प्रावधान किए गए हैं कि जो है इन चीज़ों से ऊपर जा कर के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, तो संविधान भी नियंत्रण लगाता है राष्ट्रपति पे। इसके अलावा प्रेस और मीडिया है कि वो अगर मतलब राष्ट्रपति को इधर उधर कार्य करता है तो प्रेस और मीडिया के थ्रू उस पर कंट्रोल किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है आगामी चुनाव। तो उसको पता होता है कि आगामी चुनाव में अगर हमें जीतना है तो हमें अच्छे काम करने हैं, हमें जो है एक अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति को निरंकुश नहीं बनने देती हैं, तानाशाह नहीं बनने देती हैं, बल्कि उन शक्तियों का प्रयोग वो अच्छी तरह से करता है, राष्ट्र हित में करता है और एक अच्छे जो है अच्छे प्रकार से अपने पद की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनका निर्वहन करता है। तो आज हमने अमेरिकी राष्ट्रपति को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।